अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। जो टॉपिक है आज हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट भी है, टाइमली भी है, बट साथ ही साथ इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बड़ा स्पेसिफिक और एक अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने पेश करें। द टॉपिक इज़ ऑफ कोर्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन मिडल ईस्ट एंड स्पेसिफिकली इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इट्स इंडस्ट्री एंड वे फॉरवर्ड। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है चेयरमैन एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एंड द MD ऑफ गाजी फैब्रिक्स, कामरान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपसे बड़ा अरसा हो गया बात किए हुए, लास्ट टाइम आप आए थे एंड आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी पर्सपेक्टिव इसमें ज़रूर आए, क्योंकि आप लोग उसके अंदर हैं उस चीज़ में। सो सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो अभी हम पहले ही बात कर रहे थे। सबको ऑलमोस्ट पता लग चुका है, अच्छा और मुँह बंद है, पाकिस्तान का तेल उधर से आता है, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव है, बट अगर आप इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें कि आम बंदे जो हैं, हम लोग या बिज़नेस, हम ये मैनिफेस्ट होता हुआ कहाँ-कहाँ देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स को? जी, थैंक यू साउंड साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र जब भी आपसे बातचीत होती है, वेदर ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, सो थैंक यू वेरी मच। सर, इसका जो इम्पैक्ट है, हमें पहले तो बुनियादी तौर पे ये समझना है कि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन है, हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नेशन नहीं है। यानी कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे 2 ढाई गुना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, और उस इम्पोर्ट में सबसे बड़ी इम्पोर्ट ख़ाम तेल की है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, जो पहले शायद इतना नहीं था, क्योंकि आपका जो नेशनल बजट होता है वो तकरीबन 60 से $65 के ब्रेंट क्रूड ऑयल पे बनता है। उसकी जो फोरकास्टिंग पिछले कई सालों से हो रही है, रिगार्डलेस के ब्रेंट 80 पे गया, 100 पे गया, 90 पे गया, वो आपका नेशनल बजट 60 से $65 पे बनता था। सो अंडर आइडियल कंडीशंस एंड इस जंग से के स्टार्ट होने से 1.5-2 महीने पहले, या फॉर मेजॉरिटी ऑफ 2025, ब्रेंट क्रूड ऑयल 60, 65, 68, $70 के नीचे था, आपके फोरकास्टेड के करीब था। उस सारे के बावजूद अ, मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है कि जो 8 महीने की सन 2025-26 की एक्सपोर्ट है, वो एग्जैक्टली $20.46 बिलियन है, एंड जो 8 महीने की इम्पोर्ट है वो 45.5 साढ़े $45 बिलियन है। डबल। डबल। सो ये जो हमारा 8 महीने का साढ़े $45 बिलियन माइनस $20.46 बिलियन, इसका मतलब है $25.04 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आपका 8 महीने का। ओके। और 6 महीने का जब डाटा, ये 8 महीने का है, जब 6 महीने का डाटा आया था तो हमारा ख्याल था कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं, इज्तमाही एक्सपोर्ट, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल है, वो कोई तकरीबन $30.5 बिलियन पे आएगी, एंड जो आपकी इम्पोर्ट है वो एक रैकेड $68 बिलियन पे जाएगी। सो ये जो 8 महीने का डाटा है, ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है। अब बढ़ते पेट्रोल, बढ़ते डीजल एंड जो मज़ीद इसमें इंक्रीजेस आने हैं, उससे होगा क्या कि आपकी जितनी इनलैंड फ्रेट कॉस्ट है, डाउन कंट्री टू अप कंट्री एंड अप कंट्री टू डाउन कंट्री, यानी कि कराची पोर्ट तक, हम इसको इस तरह कहते हैं, कराची पोर्ट से अप कंट्री एंड अप कंट्री से टू कराची पोर्ट, वो आपकी खासी बढ़ जाएगी, 1.5 पौने 2 गुना। उसके साथ साथ जो आपने कराची पोर्ट से शिपिंग करनी है टू यूरोप या वेस्ट बाउंड कंट्रीज़, वो वो भी खासी महंगी हो जाएगी, और एक लंबे रूट से जाएगी, बजाय वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाए, वो वाया केप ऑफ हॉर्न साउथ अफ्रीका वाली साइड से जाएगी, जिसमें 15-20 दिन इजाफी लगेंगे, एंड उसकी कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी। सो ये आपको डबल मार हर पड़। चीज़ में डबल आपको कॉस्ट पड़ेगी। फिर आपको तीसरा एक इशू जो मुझे कल सुनने में आया, कल परसों, कि बैंक्स इंपोर्ट की एलसीज नहीं खोल रहे अनलेस इनकमिंग कार्गोज के पास वॉर इंश्योरेंस हो या इनकमिंग कैरियर्स के पास। जी। एंड सिमिलरली एक्सपोर्ट में भी आपको इशू आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी शिपिंग लाइंस अब उस फ्रीक्वेंसी से कराची पोर्ट पे नहीं आ रही, एंड वो रूट तब्दील करके आ रही हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास किया जाए। ठीक है।
तो इसमें तो सर फ्रेट कॉस्ट के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड उसका भी मसला आ सकता है। जी उसका भी मसला आ सकता है। और ये वॉर इंश्योरेंस का थोड़ा सा बता दें जो सुन रहे हैं तो ये इसके क्या मुराद है? इंश्योर्ड जैसे हम गाड़ी इंश्योर करते हैं, शिप्स भी वैसे इंश्योर्ड होती है? सो नॉर्मली आपके गुड्स जाते हैं CNF, अब वो कह रहे हैं कि ये CNF नहीं CIF जाएंगे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CNF मींस कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF मींस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो यहाँ हमारे एक्सपोर्टर्स पे एक इजाफी कॉस्ट आएगी जिसकी कॉस्ट बाहर बायर पे करने के लिए रेडी नहीं है। और अगर एक्सपोर्टर्स पे आएगी तो वो पास ऑन ज़ाहिर है आप पे मेरे और हम सब कंज्यूमर्स लोग सब पे होगी। अब इसमें एक और जो हमें प्रॉब्लम अभी आनी है वो ये है कि टेक्सटाइल के लेंस से आपका काफ़ी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। मसलन ठीक है। कुछ पॉलिएस्टर की क्वांटिटी, काफ़ी विस्कोस 100% चाइना से इंपोर्ट होता है। आपकी सप्रेस्ड कंजम्पशन कपास की 12 से 13 मिलियन बेल है, तो हमने इधर प्रोड्यूस किया 5.6 मिलियन, तो 7 से 8 मिलियन बेल अभी अमेरिका, ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से आनी है। अब उसमें डिलेज होंगे, बहुत सारे कार्गोज़ हैं जो ऑन सी हैं, उनको रास्ता तब्दील करना होगा या वो कार्गो डिस्चार्ज करेंगे एट ए पर्टिकुलर पोर्ट और वहाँ से फिर ख़ास जहाज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करके वाया केप ऑफ हॉर्न लंबे रूट से आए वो लगेंगे, तो उसमें हमें हमारे रॉ मटेरियल्स में भी ताख़ीर आएगी और ठीक ठाक ताख़ीर आएगी। सो इस वक्त ये सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री को काफ़ी बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं। तो मतलब अभी भी अगर फॉर इंस्टेंस होपफुली इस वीक भी जंग रुक जाए, लेकिन ये जो कॉस्ट बेयर करेंगे तो इन्फ्लेशन मतलब आप समझते हैं, मैं इंडस्ट्री पे पहले बाद में आता हूँ, लोगों के लिए वी आर लुकिंग एट के अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन जो थोड़ी सी कम हुई थी, सिंगल डिजिट्स पे आई थी, वो दोबारा डबल डिजिट पे जा सकती है। जी सर, वो ख़तरा है। आई थिंक 4.5 साढ़े 5% से जो रजिस्टर्ड इन्फ्लेशन थी विद PBS या द कंसर्न डिपार्टमेंट, वो ऑलमोस्ट कोई इस वक्त 7% के करीब चली गई है। ये एक रीज़न है जिस पे स्टेट बैंक ने अपनी ये 3 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी में काइबर को नहीं टच किया। अब वो एक फैक्टर बनता जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन और बढ़ती है तो फिर काइबर के साथ क्या होगा। बिजनेस बेसिकली 4 कंपोनेंट्स पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, गैस प्राइस, टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट में जो इंडस्ट्री एक रिडक्शन मांग रही थी कि आप उन लेवल्स पे लाएं कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, वो शायद अब पाकिस्तान जैसे हैविली इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क के लिए ना हो। हैं वो भी काफ़ी हद तक, ये सिवाय इंडिया के बाकी और बांग्लादेश के बाकी सारे इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बट हमारे लिए हमारा सिनेरियो और मुश्किल हो। और अभी 22% या हिस्टोरिक हाई से अभी ही थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट नीचे आया ही था कि थोड़ी रिलीफ मिली थी, बट दोबारा ये हो गया 22 से 10.5। 22 से 10.5। अब मुझे सर ये बताइए स्पेसिफिकली अगर हम इसकी इंडस्ट्री की बात करें, कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने का, और ये भी ज़रूर बताएं कि खाली इसी वजह से हो रही है कि कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, लाइक हम लोग किस तरफ जा रहे थे ऑलरेडी, बिकॉज आई थिंक कि ऑलरेडी भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके 10 या 11 मेरे ख्याल से जो सब डिवीजन्स हैं, उनमें से सब ही आई थिंक डबल डिजिट नेगेटिव ग्रोथ में चल रहे थे ऑलरेडी। तो ये तो फिर एक्सेसरबेट करेगा ना उसको मज़ीद, जो ये अभी चल रहा है इंडस्ट्री के लिहाज से। इंडस्ट्री के लिहाज से सर ऑलरेडी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस थे। जब आपके साथ आखिरी दफ़ा पॉडकास्ट हुई थी तब हमने बात की थी रीजनली कम्पेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स की, एंड कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ख़ित्ते के बाकी ममालिक के साथ कंपेरेबल बनाएं। आप अपनी इन्फ्लेशन को एक लोकल प्रोडक्ट पे विद इंपोर्ट टैरिफ्स पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जहां आपका मुकाबला विद अनदर वेंडर सप्लायर इन इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, जिन्होंने ग्लोबल अरीना में compete करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए पाकिस्तान के मुकाबले में। तो इसलिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना था, और उसमें वाइल सारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम ये ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि काइबर 22% से 10.5 पे आया। 45-46 रुपए की बिजली जो कि तकरीबन 15.5-16 सेंट बनती थी, अभी रिसेंटली 10.5-11 सेंट तक आई, जो 30 रुपए 30-30.5 रुपए तक आई। ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स ज़रूर थे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने गैस कंस्ट्रेन कर दी क्योंकि आपने 43,000 मेगावाट का ग्रिड लगा लिया, और 17,000 5 सालों में और आ रहा है थ्रू मोमन डैम, दासू डैम, द अमीर बादशाह डैम एंड सम अदर
स्मॉलर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड कोल प्रोजेक्ट्स, तो उनको चलाने के लिए आपने गैस सप्लाई अपने फील्ड से भी कट ऑफ कर दी एंड जितने कार्गोज लेने थे वो भी कट ऑफ कर दिए। नेवरदलेस ये सारे हमारे चैलेंजेस थे। फिर रीजन की सबसे हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड बाकी फैक्टर्स डाल दें तो हम तो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे ऑलरेडी। ऊपर से फिर ये एक जिसे आप कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, जी ये जो ईरान यूएस मिडल ईस्ट ईरान यूएस इसराइल जंग हो गई, जिससे ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क थ्रू लॉजिस्टिक्स एंड पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब जो आपकी टेक्सटाइल पे आ जाते हैं, जी जो आपके पिछले पूरे साल की एक्सपोर्ट थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, इज्तमाही एक्सपोर्ट आपकी कोई $32 बिलियन थी पिछले साल की, जिसमें टेक्सटाइल $17.88 बिलियन था। ठीक है। आपको खुशी होगी जान के कि अभी तक 8 महीने में हम वो 17.88 को सरपास कर चुके हैं और अभी 8 महीने की एक्सपोर्ट को तकरीबन $18.43 बिलियन हो चुकी है, डिस्पाइट के टेक्सटाइल के नंबर्स फरवरी में भी डिप हुए हैं, दिसंबर में भी डिप हुए हैं, नवंबर में भी डिप हुए हैं, लेकिन जुलाई के नंबर्स ज़्यादा थे, जनवरी के ज़्यादा थे, इसलिए आपकी एक्सपोर्ट अभी तक पिछले साल की निस्बत ज़्यादा जा रही है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द ओनली ब्राइट स्पॉट इन ऑल योर एक्सपोर्ट्स। बाकी चावल की एक्सपोर्ट भी गिरी है, आपकी मेरा ख्याल है सर्जिकल्स की भी गिरी है, स्पोर्टिंग गुड्स की भी मेरा ख्याल है थोड़ी कम हुई है। नेवरदलेस गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को सहारा देना है, एंड मैं सहारे से मतलब कुछ सब्सिडी हम नहीं मांग रहे, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप रैशनलाइज करें एंड वो गवर्नमेंट को उसके लिए जो फिस्कल स्पेस बनानी है वो उनको अपने अखराजात काट के पीएसडीपी को रिड्यूस करके बिजली एंड गैस खाली सनत के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी अफोर्डेबल बनाया। अब वो गवर्नमेंट किस तरह करती है वो गवर्नमेंट का अपना काम है। सर लेकिन इसमें एक आम चीज़ ज़रा बिल्कुल इसको हमें सिंपल बताएं, क्या ये बात बड़ी होती है और ये बल्कि सीएसएस के लिहाज से भी इंडस्ट्री को रिवाइव करें, एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते आप? हम गैस की बात करते हैं, एक बड़ा सिंपल बताइएगा, सबको पता है करना नहीं चाहते बट कोई तो रीज़न होगी ना, अगर उनको भी पता है कि करने से फ़ायदा होगा, क्यों नहीं कर पाते? गैस हमारी प्रोडक्शन फोर्स्ड कर्टेलमेंट्स की हुई हैं, कम हुई हुई हैं, इसी तरह ऑयल एंड गैस वगैरह हम अपने क्यों नहीं निकालते? क्या हर्डल्स हैं कि और लोग कैसे कर लेते हैं फिर? सर इसको मैं ऐसे सम अप करता हूँ कि भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को बड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो इस्लामाबाद को दिल्ली से भी 10 गुना ऊंचा सुनाई देता है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। एंड वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो आपकी कैपेबिलिटी या स्किल सेट होना चाहिए, उस पे भी अक्सर सवाल का निशान रहता है। सर अब ठीक है, लेकिन जब मिलते हैं अगर मौका तो वो तो अपेरेंटली वेरी वेल रेड और ये अच्छी ट्रेनिंग्स हुई होती हैं, बाहर से भी ट्रेनिंग करके आए होते हैं, बट उसका नज़र नहीं आ रहा होता कोई इम्पैक्ट। ये बड़ा एक अजीब सा कनंड्रम है एक्चुअली। सर बच्चा गोरा हो या काला हो, होता अपनी माँ की आंखों में तारा है, लेकिन वो बच्चे की जो असल वर्थ होती है ना, उसका टीचर या उसके स्कूल के ग्रेड्स बताते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे जो नंबर्स हैं ना एंड ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप और मैं बैठ के जितना मर्जी इस पे तबसरा कर लें, एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं। तो वो जो मैंने आपसे शेयर किए हैं कि अभी 8 महीने में हमने $20.4 बिलियन एक्सपोर्ट किया एंड 45 इंपोर्ट किया, एंड अभी 8 महीने में आप $25 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पे खड़े हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसको अगर रेमिटेंस से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ नो सोल्यूशन, और उसमें गवर्नमेंट का अपना कोई किया करदा कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस नहीं है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पैसा इधर भेजते हैं अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों अकारिब को, एंड गवर्नमेंट क्या करती है कि डॉलर रख लेती है एंड उसके अगेंस्ट वो रुपया प्रिंट करती है। डॉलर यूज़ हो जाता है फॉरेन पेमेंट्स मैनेज करने में, रुपया उनको यहाँ मिल जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक आपका होता है कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई का। पिछले साल $30 बिलियन रेमिटेंस की जगह $38 बिलियन आ गया। तो इन्होंने क्या किया, मनी सप्लाई को $8 बिलियन के इजाफी इक्विवेलेंट पाक रुपी नोट छाप के यहाँ लोगों को रुपया दे दिया। अच्छा, वो एक तरफ ये रुपया दे देते हैं,
दूसरी तरफ ये छाप भी लेते हैं, जितना छपता है वो फिर रुपया लेके फिर ये कई करेंसी डीलर्स के पास जाके फिर लोग ओपन मार्केट से डॉलर भी खरीद लेते हैं। फिर आपको और मुझे ट्रैवलिंग में या बच्चों की फीसों के लिए, अगर बच्चे बाहर पढ़ रहे हों या कोई मेडिकल एक्सपेंस के लिए, फिर आपको ओपन मार्केट से डॉलर नहीं मिलते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड ये स्टेट बैंक का अपना एतराफ़ है कि पिछले 12 महीने में उन्होंने कुछ $6.9 बिलियन या ज़्यादा ख़रीदे हैं। एंड उससे पहले उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशन में $8 बिलियन से 1 साल पहले ख़रीदा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाइज का। सो इट्स अ ज़ीरो सम गेम, राइट। ये जंग स्टार्ट होने से पहले आपकी एक तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वो स्लाइटली ऑन द राइज, ये एक ब्राइट स्पॉट था। एंड दूसरा कि आपकी रेमिटेंस ने भी 8 से 10% से ग्रो करना था। सर यही सिर्फ 2 ब्राइट स्पॉट्स थे, बाकी मैं समझता हूँ ओवरऑल एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही थी टेक्सटाइल को छोड़ के। ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी एक रैकेट लो पे गई हुई थी। एंड दूसरा प्राइवेटाइजेशन, सिवाय कि आपने ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की है जो कि अच्छा हुआ है, और कोई प्राइवेटाइजेशन अभी तक हो नहीं सकी गवर्नमेंट ओन्ड लॉस इनकरिंग इदारों की। सो जब तक ये 3 चीज़ें एड्रेस नहीं होती आपकी एक्सपोर्ट, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, तब तक गवर्नमेंट जो है उसको पॉजिटिव मार्क्स देना मुश्किल है। हाँ, मतलब आप तनकीद भी नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव ग्रेड भी नहीं दिए जा सकते क्योंकि नंबर्स नेगेटिव है। सर मूविंग फॉरवर्ड, फाइनली वे फॉरवर्ड भी एक होता है, ठीक है। सिटिंग इन द इंडस्ट्री, डीलिंग विद दीज थिंग्स ऑन डेली बेसिस, एक तो होते हैं हमारे एक जनरल वे फॉरवर्ड सबके कि ये कर दें, करप्शन खत्म कर दें, अकाउंटेबिलिटी ले आएँ, जो हम सारे कहते हैं आपस में। बट कुछ स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड्स, मतलब इवन जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्री को, एंड टेक्सटाइल इसलिए क्योंकि 60%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टोटल एक्सपोर्ट्स का 60-65% कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर, व्हिच इज आल्सो अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। 55 to 60। 55 टू 60, बट इट इज आल्सो प्रॉब्लमैटिक कि एक ही सेक्टर भी, वो हमारी वल्नरेबिलिटी भी तो ज़्यादा हो गई ना। तो बहरहाल इन 3 लेवल्स पे अगर आप हमें कोई प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स बताएं तो वो भी अच्छी। सर मैं समझता हूँ कि एक तो आपको बिजली के रेट को 8 सेंट पे लाना होगा जो कि रीजनल टैरिफ है, ठीक है। 8 सेंट्स पे आपको बिजली का टैरिफ लाना होगा, नंबर 1। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अमल को फिर से परवान चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आप फिक्स टैक्स रिजीम से नॉर्मल टैक्स रिजीम में गए अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाने। उससे क्या हो रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। आपको वापस फिक्स्ड नॉर्मल टैक्स रिजीम से फिक्स टैक्स रिजीम में जाना होगा। एंड आपको फिर से लोगों को इनकरेज एंड इंसेंटिवाइज करना होगा, वरना मनी एंड कैपिटल डज नॉट वेट फॉर एनीबडी। फिर वो कनाडा, फिर वो दुबई, फिर वो पोर्चुगल फ्लाई कर जाएगा एंड वो फिर रातों रात इन्हीं मनी चेंजेस झुंडी हवाला वालों के थ्रू निकलेगा। तीसरा, आपको एक बिजली हो गया, एक टैक्सेशन हो गया। तीसरा सर, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे, लोगों को इनकरेज करना होगा, वरना सनतकारी नहीं होगी। पाकिस्तान में जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इट वाज ऑलवेज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। आज अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसके साथ बड़े स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं एंड एक लो टैक्स ब्रैकेट एंड अदर बेनिफिट्स होते हैं। सो ये जब तक आप चीज़ें करेंगे नहीं, फिर सर आपको अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना होगा, आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करना होगा कि खाली एक टेक्सटाइल के ऊपर अब नॉर्मल रिलायंस ऑफ 55 to 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ना हो। आपको आपकी जो मुल्क की रीढ़ की मैशत की हड्डी है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। आपकी ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी आपकी कपास की फसल और किसानों के सर पे है। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि हम 100% इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपकी लोकल कॉटन का बहुत बड़ा हाथ है, और वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम 14.3 मिलियन बेल के हाई से बैक इन 2012-2013 से अब हम 5.5 मिलियन बेल्स यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 आउटपुट पे आ गया। और ये हमारी कलेक्टिव नाअहली एंड कलेक्टिव फेलियर है, वेदर सेक्टर का, वेदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वेदर रेगुलेटर का, वेदर फेडरल गवर्नमेंट का। हमें इसको करेक्ट करके इंसेंटिवाइज करना है कि हम अपनी कपास खुद उगाएं एंड इंपोर्ट कम करें। क्योंकि पिछले साल $2.8 बिलियन इंपोर्ट में गया। इस साल चूँकि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे गई हुई है तो शायद कम आउटफ्लो हो, लेकिन सर ये हमने ठेका नहीं लिया कि हम दुनिया के किसानों को रजवाएं
एंड अपना किसान हमारा सफ़र करे। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा अपना फार्मर होना चाहिए, दैट शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। यानी मैं खाली कपास के लिए नहीं बात कर रही, मैं आपकी हर फसल के लिए बात कर रहा हूँ कि उनकी अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन, उनकी इनलाइटमेंट, उनको आगाह करना, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रॉपर सीड, प्रॉपर पेस्टिसाइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर एट एन अफोर्डेबल रेट। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका मुल्क चलेगा, वरना फिर आपका मुल्क जो है वो नहीं चल वो। इसमें एक चीज़ जो बस लास्ट रहता है, सोलर पॉलिसी, कभी कुछ मतलब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि मैनी पीपल आर नाउ, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर, अवेलेबिलिटी की वजह से, कॉस्ट की वजह से भी। मैंने जहाँ तक अपना पढ़ा, ये लगता है ऐसे, क्योंकि वही बात है कि हर वक़्त क्रिटिसाइज़ नहीं, पूरी दुनिया में ये नेट मीटरिंग कम होती है, नेट बिलिंग ही होती है ज़्यादा। ऐसे क्योंकि ये नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा अरसे आई डोंट थिंक चल सकती है। तो ये मूव किया है, टाइमिंग गलत थी, ठीक है, बट इसके अलावा वैसे ठीक है कि ये भी डिस्करेज करेगी। सब मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं माजी की, उनकी फोरकास्टिंग कभी भी ठीक नहीं रही। एंड फोरकास्टिंग चलती है इकोनॉमिक पॉलिसी पे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हम फोरकास्टिंग बहुत बड़ी कर लेते हैं जी। लेकिन उसके साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी होती है वो नहीं रहती। एंड वो बदलते सियासी हालात के नज़र इकोनॉमिक पॉलिसी चली जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारी जब इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेडी नहीं रहती, ना हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पे लॉन्जेविटी होती है, तो हमारी सारी फोरकास्टिंग गलत हो जाती है। मसलन आपने 2016 में गवर्नमेंट ऑफ कतर के साथ मुआहदा किया एलएनजी का, क्योंकि आपकी अपनी डोमेस्टिक गैस शॉर्ट हो रही थी। हमारी डोमेस्टिक गैस शायद शॉर्ट ना होती अगर हम इतने बेरहमी से उसे सीएनजी में ना डालते और इतना डोमेस्टिक नेटवर्क एक्सपैंड ना करते। आज आप इंडिया के तमाम चैनल्स लगा लें, वहाँ जो उनकी डोमेस्टिक गैस क्राइसिस है वो एलपीजी की है, वो नेचुरल गैस की नहीं है। इंडिया में 55,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, हमारे यहाँ 2 लाख किलोमीटर प्लस की गैस पाइपलाइन है। हमने हर जगह गैस पहुँचा दी जहाँ पे इंडक्शन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक हीट। लेकिन सर आप ये तो नहीं कह रहे कि फिर गैस नहीं पहुँचानी हर जगह? गैस प्रोवाइड भी तो कर रही है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेट सर, जब एक चीज़ आपकी ज़मीन के नीचे ड्विंडल कर रही थी, जी। तो आपने सियासी एजेंडास पे इतनी गैस की पाइपलाइन फॉर अ ड्विंडलिंग रिसोर्स क्यों आपने बिछाए? आपको ये ओवर द इयर्स जिस तरह आपने उसको उजाड़ा, इतनी बड़ी एक्सपेंशन, पाइपलाइन एक्सपेंशन करके डोमेस्टिक एंड सीएनजी में आपने फिर उड़ाई है, इसका मतलब है। एंड आज आप उसकी शॉर्टेज फेस करें। 2016 में आपने इंपोर्ट की, आपने एक लंबा माहदा किया, वो माहदा आपने इसलिए किया और बाद में उसे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने भी एंडोर्स किया एंड उसमें थोड़ा टाइम बाय कर लिया, बिकॉज फोरकास्ट ये थी कि सन 2030 तक आपके पास ये जो 2 आरएलएनजी रिलिक्विफिकेशन टर्मिनल्स हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे एंड आपको 4000 MMCFD चाहिए होगा। तो ये दोनों टर्मिनल्स जो मेरा ख्याल है 800 एंड 1200 MMCFD के हैं, गालबन 1200 के हैं, ये शॉर्ट हो जाएंगे और आपकी डोमेस्टिक ड्विंडल कर रही है। लिहाजा हमें तो इंपोर्ट करनी है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चूँकि साथ रही नहीं एंड आप आईएमएफ के प्रेशर में भी थे, तो आपको डंडा आ गया है, किसी गवर्नमेंट ने गलत कमिट कर दिया कि पहले आप ये 43,500 मेगावाट का ग्रिड चलाएं एंड जो आपने शाहाना तरीके से आने वाले 5 सालों में 17,000 मेगावाट और सिस्टम में इन करना है, उसको कन्फिगर करें एंड सिंक्रोनाइज करें। गैस को अभी आप रिडंडेंट कर दें फॉर द इंडस्ट्री, इसीलिए फिर उसका रेट भी बढ़ाया गया, इसलिए फिर उस पर गलत तरीके से कैप्टिव लेवी भी लगाई गई एंड गैस सेक्टर को डिस्करेज किया गया एज अ फ्यूल, ताकि आप ग्रिड को चलाएं। इसीलिए आपने कार्बन लेवी लगाई HFO पे 80,000 रुपये टन के, एंड रिफाइनरीज को मजबूर कर दिया कि आप इसको सस्ते दामों एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लोकल कंज्यूमर को नहीं दे सकते क्योंकि उसे इतना महंगा कर दिया गया। और सोलर पे आपका यही है कि बिकॉज ऑफ ये इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं रहती, फोरकास्टिंग ठीक नहीं होती, दे कुडंट सी कि व्हाट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ। सोलर को इनकरेज किया गया था टू ओवरकम लोड शेडिंग एंड के लोग कुछ हद तक
सेमी सेल्फ सफिशिएंट हों ताकि ग्रिड पे लोड रिड्यूस हो। लेकिन चूंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ने साथ ही नहीं दिया तो पता ये चला जो काम किया गया था ग्रिड्स पे रिलायंस कम करने के लिए वो अब ग्रिड का दुश्मन बन गया है, क्योंकि ग्रिड पे इस वक्त लोड सरप्लस हो चुका है एंड मज़ीद लोड आ रहा है। तो हमारी गलत फोरकास्टिंग एंड गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमें ले बैठती हैं हर दफ़ा। सोलर की पॉलिसी गलत नहीं थी, चाहे वो नेट मीटरिंग की थी या नेट बिलिंग की हो, ठीक है। पॉलिसी गलत नहीं थी, लेकिन हमारी फोरकास्टिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज टोटली गलत थी। पॉइंट वेल टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन सर। इसको फिर इधर, क्योंकि ये बात तो ऐसी है कि आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट दिस फॉर 3 आवर्स और समथिंग, बट इसको इधर करते हैं। आई थिंक वी हैव गिवन यू गिवन लॉट ऑफ एक्चुअल नगेट्स ऑफ नॉलेज और पॉइंटर्स एज वेल, एट लीस्ट फॉर मी। एंड आई थिंक फिर हम इसको दोबारा, इट वुड बी वंडरफुल टू रीविजिट द सिचुएशन वंस एंड होपफुली द वॉर एंड्स, ताकि हम उसको फिर देखें फिर क्या होगा। अल्लाह करे। अल्लाह करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर।